बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, कौमी असम्बली में पीटीआई के देरीना जो मुतालबा था कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ, इस्तीफ़ों की कबूली को बाज़ कबूलियत को या मंजूरी को कह सकते हैं, बाज़ तजिया निगारों के नज़दीक इसे कहा जा रहा है कि ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है, लेकिन बाज़ तजिया निगार इसे कह रहे हैं कि जी ये पीडीएम हुकूमत का मास्टर स्ट्रोक है जो उन्होंने खेला है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस नंबर्स गेम के आउट होने के बाद पीटीआई के बाद अब ऑप्शंस कौन से मौजूद हैं। यकीनन उनका इरादा था कि वो जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, उनके खिलाफ भी कोई इक़दाम करें और उसके बाद जो सीट्स का उन्होंने तकाजा किया अब उससे भी महरूम नजर आते हैं। अब जो आगे फैसले होने हैं, मुस्तकबिल के अंदर फैसले होने हैं कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसमें पीटीआई क्या कोई किरदार अदा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, ये सवाल हम पूछेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट से। जनाब, सबसे प्रूफ करवा देते हैं, आज हमें ज्वाइन किया है स्काइप के जरिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, स्काइप ही के जरिए हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला अमार साहिबा, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आजम चौधरी साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब और आगा इकरार हारून साहब। तो जनाब, सबसे पहले सवाल पूछ लेते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे। ये फरमाइएगा, कौमी असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है वो तो तब्दील हो गई है, नंबर्स गेम से भी पीटीआई आउट हो चुकी है और इस वक्त पीएमएलएम के पास सबसे ज्यादा नंबर्स हैं और पीडीएम के पास अगर देखा जाए तो 181 नंबर्स मौजूद हैं। पीटीआई के पास अब सियासी ऑप्शंस किस कदर महदूद हो गए हैं? इस वक्त पीटीआई के पास न अखलाकी जवाब है, न सियासी जवाब है और न कानूनी जवाब है जो इस वक्त वो शोर मचा रहे हैं। जब ये असम्बली से वॉकआउट करके गए थे उस रात 10 अप्रैल की, जब इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, उस वक्त इन लोगों ने तकरीरें करके कहा था कि हमने इस्तीफ़े दे दिए, और इनके जो डिप्टी स्पीकर थे उसने जल्दी जल्दी उनके इस्तीफ़े कबूल करके इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिए थे। लेकिन जो बाद में स्पीकर बने राजा परवेज़ अशरफ साहब जी, उन्होंने कहा कि वो इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे और आइन के अंदर और कवानीन के अंदर जो लिखा है कि वो अपनी तसल्ली करेंगे, ठीक, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग किसी दबाव के नतीजे में इस्तीफे दे रहे हैं। बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो ग्रुप के शक्ल में जो आ रहे थे ये भी एक दबाव की शक्ल थी, इसलिए उन्होंने कबूल नहीं किए। तो उनके पास बहुत सारे वसाइल हैं तस्दीक करने के लिए, वीडियोस हैं, टीवी इंटरव्यूज़ हैं, बयानात हैं, बहुत सारे उनके पास ज़राए हैं तस्दीक करने के। तो आपने देखा कि पहले 11 अरकान जो है उनके इस्तीफ़े कबूल हुए, उसमें एक साहब ने आकर कोर्ट में चैलेंज किया कि जी मैंने तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, ये तो टाइप हुए हैं सारे जनाब। तो वो वापस आ गए। उसके बाद अब इन्होंने जब देखा कि इनके सारे हरबे नाकाम हुए, जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने के जो हरबे थे वो भी नाकाम हुए, वो जो लाखों लोग 10 अप्रैल को डी चौक में लाने थे उसमें नाकाम हुए, फिर आपने देखा 25 मई वाला, फिर आपने देखा कि ये इस्लामाबाद को फतह करते करते फिर उन्होंने पिंडी को फतह करने का ऐलान किया, उसमें भी जो है उनको बहुत बुरी तरह से नाकामी हुई नवंबर। तो अब इनके हाथ में कोई चीज रही नहीं, तो इन्होंने वो भागते चोर की लंगोटी के मस्ताक इन्होंने कोशिश की कि अच्छा अब अक्टूबर में जो इलेक्शन होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि परवेज अशरफ जो है एक और राजा रियाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ ये मिलके निगरान हुकूमत न बनाने। तो अचानक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं? जी जी, निगरान हुकूमत की। जी सही। तो इनको अचानक याद आ गया कि अरे हम तो मेंबर हैं, लेकिन इनके जो तजादात हैं, कभी कोर्ट्स में जाते हैं कि जी हमने हमारी इस्तीफे कबूल किए जाएं, कभी ये कहते हैं कि जी आपने हमारे इस्तीफे क्यों कबूल किए। इनको समझ नहीं आ रही कि इनको कहना क्या है। सही। एक तरफ जो है वो पार्लियामान लाजिज में बैठे हैं, मिनिस्टर एनक्लेव में एक साहब बैठे हैं, तनख्वाहें वो ले रहे हैं, उनकी वो वसूल हो रही हैं, गाड़ियां उन्होंने रखी हुई हैं, स्टाफ उन्होंने रखा हुआ है जी। तो ये एक टिकट के अंदर बहुत सारे मजे लेने की कोशिश कर रहे थे। उसको जो है वो एक मंझे हुए सियासतदान जो आज स्पीकर है उन्होंने नाकाम बना दिया। तो उन्होंने पहले इनके 35 पंक्चर लगाए,
फिर 35 पंक्चर और लगाए। अब जो है वो उनकी 80 नशिस्तें जो है वो कम हो चुकी है। सही। अब अगला अगर कोई उन्होंने तस्दीक की तो फिर ये बहुत ही अकलियत रह जाएंगे। तो इनकी कोशिश ये है कि राजा रियाज को हटाएं और ये कोई लाएं, लेकिन इनके अपने जो तजादात है उसके वो शिकार हो गए हैं। तो ये है इनके हालत। बिल्कुल ठीक है जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पंक्चरों को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि किस तरह से लगाए गए हैं। जनाब शनीला साहिबा, आपको इसमें शामिल कर लेते हैं, ये फरमाइएगा, मुर्जा सोलंकी साहब ने बड़ा एक पर्टिनेंट पॉइंट यहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का भी जो है वो उठाया है, और साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकॉन्स्टिट्यूशन होनी है, उस हवाले से भी जो मुशावरत होगी या जो रोल प्ले कर सकते हैं वो यकीनन लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर ही इस हवाले से करेंगे। तो अब पीटीआई को क्या अब पता चला है कि जनाब ये तो गेम बिल्कुल हाथ से निकल चुकी है? देखिए यासिर, इन्होंने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी खुद मारी है। अगर आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है तो ये एक आईनी तरीका था जिसके जरिए आपकी हुकूमत जो थी खत्म की गई थी। ना तो आपके खिलाफ कोई अदालती coup हुआ था, ना कोई मार्शल लॉ लगा था। आप इस आईनी तरीकेकार को मानते, आइन के अंदर रहते, अपना रोल जो था वो अदा करते, तो आज आप निगरान हुकूमत का जो सेटअप आता उसमें भी आपकी बात मानी जा रही होती। उससे पहले जो नैब का चेयरमैन लगा था उसमें भी आपकी बात मानी जा रही होती। आप खुद ही असेंबलियों से बाहर चले गए, इस्तीफे दे दे, शोर डालते रहे कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें। फिर ये देखे कि पंजाब के अंदर भी आपकी असेंबली थी, खुद ही तोड़ दी। केपीके के अंदर आपकी असेंबली थी, आपने खुद ही तोड़ दी। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा है? यही ऑप्शन बचा है कि आप बैठें और बैठ के इलेक्शन का इंतजार करें। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है या केपीके के अंदर जो इलेक्शन है, मुझे नहीं पता वो कब होंगे क्योंकि अभी तक उनकी कोई तारीख जो है वो अनाउंस नहीं हुई। तो बैठ के उसकी तैयारी करें। कौमी असेंबली के अंदर जो आपके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए 70 जाएं, जाके जिमनी इलेक्शन लड़े, उस 70 के ऊपर इमरान खान साहब जाके खुद खड़े हो जाएं और ये जो इलेक्शन का खेल है वो खेलते रहें। और दूसरी बात ये कि जो बात ये बार बार दोहराते हैं कि जी इलेक्शन करवा दें, जनरल इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान के मसले का हल ये पाकिस्तान के मसले का हल है ही नहीं। अभी हमने कराची के अंदर देखा कि बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, पीटीआई हारी है और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। और खुद इनके लोग पहले यही कहते रहे हैं कि जी हमारी तंजीमी कमजोरी थी, हम वोटर को नहीं निकाल सके। अब कह रहे कि नहीं, हुकूमत ने धांधली किया वहां पे, तो इलेक्शन दोबारा से करवाए जाए। तो अगर इलेक्शन होंगे भी तो ये पार्टी तो इसी तरह ही एहतजाज करती रहेगी और उन इलेक्शन को नहीं मानेगी। क्योंकि 2013 में भी देखे जब ये हारे थे तो इनकी जो फॉर्मर इंटीरियर सेक्रेटरी तस्नीम नूरानी, उनकी सरबराही में उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा कि हमारी अपनी कमजोरियां थी इंटरनल, हमने टिकट सही नहीं दिए थे, हमारे लोग ट्रेंड नहीं थे, उनको पता नहीं था कि पोलिंग डे पे कैसे काम करें। खान साहब नहीं माने, धरना निकाला, वो करते रहे। अब भी ये कि ये इलेक्शन तो है मसले का हल नहीं कि उससे सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के अंदर आ जाएगा। तो पीटीआई जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मार चुकी है, अब वो ऐवान से बाहर बैठ के इंतजार करे कि कब इलेक्शन होते हैं, और अगर उसमें अक्सरियत मिल जाएगी तो आ जाए पार्लियामेंट में, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर बैठ के फिर इंतजार करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, फिर मामला जो है वो लगता है ऐसे ही है कि अब इनके पास ऑप्शन महदूद हो गए हैं, तो फिर हमेशा की तरह कोर्ट्स ही रह जाएंगी फिर इनके पास। और कोर्ट्स में क्या मौक़िफ़ लेके जाएंगे अगर ये लेकर भी गए तो? देखिए, एक तो बात यह है कि आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अपने मामलात दूसरे इदारों के पास नहीं लेके जाने चाहिए, और वहाँ फिर जो उनकी हस्बे मंशा और हस्बे ख्वाहिश से हट के भी डिसीजन आ सकता है। तो अब तो ये है कि अब जो वक्त बाकी बचा है इंतखाबात के लिए, उसके लिए एक सीरियस डायलॉग होना चाहिए। अभी तो आप कह रहे हैं कि इंतखाबात हों, सबसे बड़ा नंबर 1 मसला है। इंतखाबात के बाद आप कहेंगे कि असल जो इकनॉमिक इशूज़ हैं, जो टेररिज्म की वेव है और जो रियासत को दरपेश चैलेंजेस हैं, वो असल इशू हैं। तो क्यों नहीं ये बैठते सब सियासी पार्टियां आपस में और कुछ चीज़ें तय कर लें। अब ये बात तो अभी तक क्लियर है कि इंतखाबात होने, पंजाब में भी होने हैं, केपी में भी होने हैं, कौमी असम्बली के भी इंतखाबात होने, और वो एक उजलत में नहीं हो सकते। अभी हल्का बंदियाँ होनी हैं, सेंसस होना है, और उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं और उसके लिए जो तैयारी का टाइम है और निगरान हुकूमतों की तश्कील है। तो क्यों ना इस वक्त को आप बामानी बनाएं, आप एक अच्छी मुकाबले की फ़ज़ा बनाएं, आप रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, आप बैठें। तो ये जो पोलराइजेशन है ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज हो गए। एक तरफ पाकिस्तान माशी मुश्किलात में घिरा हुआ है, सैलाब से मुतासरा जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं उनका इम्पैक्ट सैलाब की शक्ल में ज़ाहिर हुआ है। तीसरी तरफ टेररिज्म की वेव सार उठा रही। ये वो मसाइल हैं कि जिनसे आम आदमी या रियासत को ख़तरा है।
इनके ऊपर पोजीशन लेना ज़रूरी है, इनके अंदर गवर्नमेंट और अपोजिशन को बैठ करके बात करनी ज़रूरी है। अब आप एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आम आदमी का सिस्टम में से ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है और हम एक डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी बनते जा रहे हैं। हमें फंक्शनल डेमोक्रेसी की ज़रूरत, वो जमहूरियत जो डिलीवर करे, जिस तरह तुर्की में डिलीवर किया जमहूरियत ने, जिस तरह और मुल्कों में किया, उसको वो एक मैच्योर और डिलीवर करने वाली जमहूरियत हो, जिससे आम आदमी की उम्मीदें वाबस्ता हों, पार्लियामेंट के अंदर अच्छी कानून साजी हो। वो जब आप इस निज़ाम से एतबार उठा दिए, ख़त्म करते जा रहे हैं, तो फिर वो इस एतबार का सिर्फ एक सियासी जमात या एक सियासी फरीक को नुकसान नहीं हो। अभी अगर हमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो आज के अखबारात में रिपोर्ट हुआ है कि जो जेनेवा में एक रिस्पांस आया पाकिस्तान के डोनर्स कॉन्फ्रेंस का, उसको यहाँ पे हमारे अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब भीख से ग्रेट कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने जो रियासत ने केस बिल्ड किया और यूएन की सतह में जो क्लाइमेट से मुतल्लिक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे जिसको तस्लीम कर रहे कि पाकिस्तान का इस क्लाइमेट चेंज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, उसको इसकी पादाश में ये उसके ऊपर नुकसानात हुए और उसका उजाला अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पे फ़र्ज़ है, उसके ऊपर भी हम सियासत कर रहे हैं। तो खुदारा इस सियासत से लोगों का एतबार उठना नहीं चाहिए, इससे हमें इलेक्शंस का वो साल होते हैं। ये मैं एक बड़े कर्ब के साथ ये बात करने लगा हूँ कि 5 साल बाद इलेक्शन पे लोगों में जोश और जज्बा भी होता है, वो देखते हैं कि मेरी मर्ज़ी की पार्टी और मेरे जो मंशूर है इसमें मेरे मसाइल का हल होगा और एक होप जनरेट होती। तो इलेक्शन से कबल जो मायूसी फैलाई गई है, जो निज़ाम को आलूदा किया गया है और जो सिस्टम को आपने मुतनाज़ बना दिया है, तो फिर इसके असरात जो हैं वो देर तक हमारी सियासत में रहेंगे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी इसमें वसअत नज़री का मुज़ाहरा करना चाहिए और हमें एक ग्रैंड डायलॉग है। तो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट से बाहर बैठ के कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि अब तो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर मामलात तय होते हुए पार्लियामेंट के अंदर भी जो उन्होंने वक्त गुजारा है इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी में, उसके अंदर वो आप कानून साजी को छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा लिखा कि नैब लॉज में ये लेकुनाज है, इनमें अमेंडमेंट करें, वो अमेंडमेंट नहीं हो सकी। फॉरेन पॉलिसी पे, इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ पे और बहुत सारे इश्यूज़ पे जब इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है, वहाँ भी वज़ीर आज़म नहीं आए। तो ये सियासत का मकसद क्या है? सियासत का मकसद ये है कि आम आदमी को और रियासत को जो मुश्किलात दरपेश हैं उनका हल निकाला जाए। अगर हल निकालने के लिए मैं अना का मुजाहरा करता हूँ, मैं मुखालिफ फरीक के वजूद को तस्लीम नहीं करता, मैं उसके साथ बैठने का तो तैयार नहीं हूँ, तो ये जो रवैया है ये सोलो फ्लाइट का, ये भी एक जमहूरियत के लिए और सियासत के लिए ख़तरे से भरपूर है। ठीक है जनाब आगा साहब, आपसे सवाल ये कि जनाब के अभी जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस पीटीआई को फेस करने पड़ रहे हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि उनका होमवर्क नहीं था या ये भी कोई स्ट्रैटेजी है जो उनकी जानिब से थी, और जो इसका सियासी फ़ायदा हुआ है बिलाखिर किसको हुआ है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा आपके सवाल के जवाब में, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। बात यह है कि इमरान खान अभी तक 26 नवंबर के जो प्री 26 नवंबर के एक उसका दिमाग में एक घुसा हुआ सिस्टम, उससे बाहर निकल नहीं पाया है। वो इस पोस्ट 26 नवंबर की रियलिटीज़ को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उस ज़माने में पूरी की पूरी ताकतें, आसमानी ताकतें उसके लिए आके वही कर देती थी जो वो चाहता था। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। आपने देख लीजिए ये 70 आदमियों को कैसे मास्टर स्ट्रोक से फारिग किया गया। और ये आपने भी बात की थी कि ये क्या इसके बाद ये कोर्ट में जाएंगे, तो भाई कोर्ट में तो गए थे कि हमें हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, तो अब इज्तिमाई तौर पे अब कैसे कोर्ट में जा सकते कि ना किए जाएं? ये तो मुमकिन नहीं है। देखिए, बड़ी खूब जो बातें की है ना अभी डॉक्टर साहब ने, वो बड़ी एक उन्होंने बहुत सीरियस डिबेट ये शुरू की। उन्होंने ये कहा कि लोगों का एतमाद सिस्टम से उतरता जा रहा है, जो कि सर्कमस्टेंसेस से हम गुजर रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूं डॉक्टर साहब को ये कि इमरान प्रोजेक्ट का मकसद ही यही था, सिर्फ एक यक एजेंडा था, यक अपना पॉइंट फार्मूला कि लोगों का एतमाद पार्लियामेंटेरियन सिस्टम से उठ जाए। ठीक जी, और उसमें वो लगा हुआ है। ये तो आप किस्मत कह लें
कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने कुछ झटके महसूस किए हुए हैं, बर्दाश्त किए हुए हैं पिछले 50 साल में, कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल के आगे चल रहा है। वरना तो इसने जो कहते हैं ना कि ये माइंस बिछाई थी अपना पाकिस्तान में इकोनॉमिक के खिलाफ, इसने पार्लियामेंटी निजाम के खिलाफ भी माइंस बिछाई हुई हैं। और ये एक माइंड सेट उस दिन से नफरत करता है जब ये डॉक्यूमेंट बना था। उसने 50 साल कोशिश की है इस डॉक्यूमेंट को खत्म कर दिया जाए और पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आ जाए, या कोई टेक्नोक्रेट का सिस्टम लेकर आया जाए। सही, ये बेसिकली टॉर्च बेरर था जिसका मकसद यही था, तो उसमें वो किसी हद तक कामयाब होता हमें नजर आ रहा है। क्योंकि जब आप जैसे मलक साहब जैसे पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग ये अब कह रहे हैं कि लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, मीनिंग बाय कि इमरान खान किसी हद तक या वो माइंड सेट कामयाब हुआ ना, लेकिन इसकी कामयाबी इंशाल्लाह होगी नहीं। क्योंकि दूसरी तरफ वो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं जिनकी दूसरी नस्ल है कुर्बानियों की, आप किसी का नाम भी ले लें, उनमें वो लोग भी अभी तक जिंदा हैं जिनके आबो अजदाद ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किए हुए हैं। वो हर वक्त उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए तैयार हैं। अगर वो जनरेशन ना होती तो इमरान खान और उसका जो अपने यानी के जो पीछे माइंड सेट है कब के कामयाब हो गया होता। ठीक, अब मैं आ रहा हूं इसके जरिए व्हाट इज टू बी डन। इट इज वेरी सिंपल। इमरान खान ने जो करना है कर ले। मैं बार बार कह रहा हूं, अब इसमें एनर्जी जाया करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज को अपना होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि उनका मुकाबला आने वाले फोर्थ कमिंग जनरल इलेक्शंस में या बाई इलेक्शंस में एक ऐसी ताकत के साथ है जो कि पार्लियामानी सिस्टम को कंप्लीटली रोल बैक करना चाहता है, बसात उलटना चाहता है। यह किसी शख्स के पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। स्टेक्स आर वेरी हाई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को समझना चाहिए यह मकसद हार जीत का नहीं है, यह वो आखिरी कोशिश है उस सिस्टम की कि पाकिस्तान से पार्लियामानी निजाम की बसात को उखेड़ फेंका जाए। अब देखना यह है कि पॉलिटिशियन कितने को इकट्ठे होते हैं और कितने को हाथ इकट्ठे बांध कर इससे निकलते हैं, क्योंकि इसकी माइंड अभी तक बिछी हुई है। ठीक है। आजम चौधरी साहब, लाहौर में इस वक्त जो है काफ़ी गहमा गहमी है, सियासी गहमा गहमी भी है, मुलाकातें भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने भी कुछ सियासी सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। आपके पास इस हवाले से जो इतलात हैं वो भी शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि पीटीआई की जो जिस स्ट्रैटेजी के हवाले से बात की जा रही है कि पार्लिमानी निज़ाम को बज़ाहिर कमज़ोर करने की ये स्ट्रैटेजी थी, जिसमें किसी हद तक उनको कामयाबी मिली है क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर ट्रस्ट का जो मामला है वो किसी हद तक कमज़ोर। तो ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है और पार्लिमानी निज़ाम कमज़ोर होता है तो असल में नुकसान किसका होगा फिर? शुक्रिया यासर। लाहौर वाकई इस वक्त सियासत का गढ़ बना हुआ है। एक तरफ देखें पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला की तैनाती का मामला है, वो भी अभी तक सेटल नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन के पास वो फैसला चला गया है जी। और इलेक्शन कमीशन जाहिर है जो फैसले का इख्तियार है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ पीटीआई की सियासत, काफरी की सियासत और तीसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर लाहौर में मौजूद हैं, जाहिर है एक सियासी जोड़ तोड़ की एक फ़ज़ा है लाहौर के अंदर, गहमा गहमी है सियासी। असल में यासर इसको समझने की ज़रूरत है। देखें सियासत एक शतरंज के खेल की तरह है, ठीक, जिसमें जब आप खेल में उतरते हैं तो आपने एक तो आपके नर्व्स मजबूत होने चाहिए, दूसरा आप अगले जो आपका मद्दे मुकाबल है उसका जहन पढ़ के आपने उस मुताबिक अपनी चाल चलनी है। अब खान साहब सियासत में तो आ गए, लेकिन खान साहब शायद उस खेल को उस तरह ना समझते थे, ना उन्होंने समझने की कोशिश की। उन्होंने अगर समझने की कोशिश करते, अगर सियासतदानों को तस्लीम करते, पार्लियामेंट को तस्लीम करते, तो शायद आज इमरान खान इस पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान होते। लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को जब तस्लीम ही नहीं किया, जब उन्होंने देखें सियासी जोड़ तोड़ क्या हो रहा है। एक तरफ आप पार्लियामेंट के अंदर आप रिजाइन दे के बाहर आ रहे हैं और उसमें अपना नुकसान खुद कर रहे हैं कि अपनी ताकत आप ज़ाया कर रहे हैं। उसके बाद इख्तियार, कानूनी और आइनी इख्तियार उस पार्लियामेंट के पास है, उस स्पीकर के पास है। ठीक, वो आइन के दायरे इख्तियार में रहते हुए अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकता है
जब उनका दिल चाहे, जिस तरह उनका दिल चाहे वो इस्तेमाल करें। और उन्होंने किया, उनका हक बनता था, क्योंकि खान साहब ने जब मैदान छोड़ दिया तो उसके बाद जो आइन और कानून के मुताबिक था, स्पीकर कौमी असम्बली ने उसके मुताबिक उनके इस्तीफे मंजूर किए। आज शायद उनको ये वाली चीजें जो है ना ये बुरी लग रही हैं, लेकिन क्या स्पीकर ने कोई गैर आईनी इकदाम किया है कि खान साहब उस पर एतराज कर सकते हैं? अगर खान साहब उस पर एतराज करना ही चाह रहे थे तो खान साहब को कबल अज़ वक्त कौमी असम्बली स्पीकर को यह कहना चाहिए था कि भाई हम अपने रिजाइन वापस ले रहे हैं, हम असम्बली से बाहर नहीं आ रहे। सही। हाँ, इसमें छोटी छोटी एक दो चीजें हैं, मसलन जो 35 इस्तीफे चंद दिन पहले मंजूर किए गए थे, उस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बड़ा डिटेल में एक बयान दिया था कि किस बुनियाद पर तस्लीम किए गए। उसमें उनके पास वीडियो फुटेज, उनके पास को क्लिप्स मौजूद थे, लेकिन ये जो 35 अब कबूल किए हैं, मेरा ख्याल है इस पे भी कोई इसी तरह का मजबूत जवाब होगा, वो भी इंशाल्लाह कौम के सामने आ जाएगा। अब खान साहब कौमी असम्बली के अंदर उनके पास कोई इख्तियार और इस्तेकाक नहीं है कि कल को निगरान वजीर आजम का, जिस तरह पंजाब के अंदर निगरान वजीर आला का फैसला नहीं हुआ, कल को जब वहां पे निगरान वजीर आजम का फैसला होना है, जब वहां पे इलेक्शन में जाना है सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, तो उस वक्त खान साहब के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि बहसियत अपोजिशन लीडर अपनी इनपुट दे पाए। जाहिर है जो वहां पे अपोजिशन लीडर उस वक्त होगा उसी की मुशावरत होगी और प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत से निगरान सेटअप जो है उसका फैसला किया जाएगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि खान साहब ने यह गैर सियासी फैसले करके इस खेल को, जो सियासत के तकाजे हैं उसके मुताबिक ना खेल के, अपना सियासी तौर पर बहुत बड़ा एक नुकसान किया है। दूसरा बड़ा उनका नुकसान उन्होंने खुद किया कि केपीके और पंजाब की दो हुकूमतें उनके पास थी, वो सियासी तौर पे भी और स्टेट में हुकूमती तौर पे भी स्टेक होल्डर थे। आप उस स्टेक से भी बाहर आ गए। अब आ जाती है, मलिक साहब ने बहुत अच्छी बात की है, ताहिर नहीं मलिक साहब ने जो तजवीज दी है, अब खान साहब को अपनी एरोगेंस से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अब स्टेट का मामला है, अब हमारी इकोनॉमी का मामला है, अब हमारे अंदर इंतशार का मामला है, टेररिज्म का मामला है। अब खुदारा उस आप एरोगेंस से बाहर आ जाएं। अब इस स्टेट के लिए सारे मिल बैठे और मुल्क को किसी सही राह पे चलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जनाब। लेकिन खान साहब ने पिछले 2 दिन पहले शायद जो बात कर रहे थे टीवी पर, उन्होंने दोबारा से IMF के हवाले से कि अगर ये शर्तें मान ली गई तो महंगाई जो है उसका तूफान आ जाएगा। तो बात ये है कि अभी दूसरे प्रोग्राम के सेगमेंट पे हम ज़रा यही बात करेंगे कि IMF के पास ना जाना ये हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह हो सकता है और IMF के पास जाना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे जनाब। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम का दूसरा मौजू, साथ रहिएगा। Sort smart, waste not. Sort smart, waste not. Sort smart, waste not. वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे कुछ 9th जायज़ा इजलास के हवाले से, जिसके ऊपर बात हो रही है। इनफॉर्मल ये कहा जा रहा है सोर्सेज की जानिब से कि 2.5 महीने से इनफॉर्मल इसके ऊपर बातचीत हो रही है। और 2.5 महीने का अरसा क्यों लिया गया? इसीलिए लिया गया कि जो शराइत हैं IMF की, उन्होंने कहा कि जी बिजली गैस के नर्ख में डॉलर की कदर में इजाफा करें, दरामदी अशिया के ऊपर टैक्सेस को बढ़ाएं, फ्लड के हवाले से भी कहा गया कि वो टैक्सेस लगाएं। इसको देखने की ज़रूरत है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद
फॉर्मल जो मुज़ाकरात हैं और ये जो मामला अगले 7 से 15 रोज़ के अंदर फाइनलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि IMF के साथ अगर हम नहीं जाते तो हमारे दोस्त ममालिक जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक्सटेंड करना है क्रेडिट, या आप कह सकते हैं कि जो लोन्स हैं पाकिस्तान के लिए उसमें नरमी लानी है या मज़ीद इंक्रीज़ करना है, उन्होंने भी मशरूत कर दिया है कि IMF प्रोग्राम में पहले जाएँ, फिर उसके बाद बात की जाएगी। जनाब, इसमें सबसे पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपको इन्वॉल्व कर लेता हूँ। जनाब, ये फरमाइएगा कि नवे IMF जायज़ा इजलास के हवाले से मैंने बता तो दिया, हुकूमत आवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए आखिरी हद तक कोशा नजर आती है। यही वजह है कि 2.5 महीने से एफर्ट जारी है। क्या हुकूमत IMF को शराइत में नरमी पर कायल कर सकेगी? जनाब, देखें, ये हुकूमत कोशिश तो करेगी, लेकिन आप ये देखें कि नवंबर से ये कोशिश कर रहे हैं जी, और अभी तक जो है ये मामला तय नहीं हुआ, और जितना वक्त गुजरा है उससे हमारी मईशत मजीद कमज़ोर हुई है। सही। और जो अक्सर जो हमारे जो दोस्त ममालिक जिनको हम कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम जो आपको पैसे देते हैं वो अपने टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं वो आपको देते हैं, तो हम उनकी तरफ जिम्मेदार हैं, तो आप अपने घर को ठीक करें। तो कोई इसके अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से इमरान खान उस IMF प्रोग्राम को मुंजमद करके और उसको नुकसान पहुंचा के और ख़ुद IMF के पास पाकिस्तान की जो साख है उसको ख़राब करके गए थे, तो उसमें सिवाय इसके कि उस प्रोग्राम में वापस जाए हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले गए हैं और कई दफ़ा वो ख़तरनाक हदूद को छू रहे हैं। तो इस वजह से लोगों पर बोझ तो आएगा, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अब हुकूमत जो कुछ कर सकती है वो ये कर सकती है कि जो आपने टैक्सेस लगाने हैं, आप बिजली पर ज़्यादा टैक्स ना लगाएं, आप जो है वो पेट्रोलियम की तरफ ले जाएं, वो गैस की तरफ ले जाएं, कुछ और टैक्सेस लगा दें, क्योंकि जो बिजली का बिल है तो वो तो हर महीने आता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों को तकलीफ होगी। अभी भी इम्कानात तो हैं कि बिजली के रेट्स भी रिवाइज होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि ये और मदों में, जैसे पेट्रोलियम लेवी में और गैस में और दूसरी सेक्टर्स में वो लगा के, और वो जो ज़रूरत है टैक्सेस की जो मतलूबा है वो पूरा करें। लेकिन मुश्किल वक्त जो है वो आएगा, और सिवाय इसके कि आप अपना जो मुआशी जो निज़ाम है उसके अंदर बुनियादी इस्लाहात करें, टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात करें, आप अपने ख़र्चे घटाएं, आप अपने हुकूमती ख़र्चे घटाएं, सूबाई सतह पे भी और वफाकी सतह पे भी। आपके जो गैर तरक्याती जो अखराजात हैं उसमें कमी लाएं, आप अपने जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उसको इस तरह से रेगुलेट करें कि कम गाड़ियां इस्तेमाल हों, आपका जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल हो। बहुत सारे तरीके हैं जो कि माहिरीन बताते हैं, उस तरफ जाना पड़ेगा। मुश्किल, लेकिन अगर आप नहीं जाते IMF प्रोग्राम में तो फिर अभी ये जो 25% के करीब जो महंगाई है ये फिर 50 से भी ऊपर चली जाएगी। सही है जी, आपने जो तस्वीर कशी की है यकीनन काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। शरीला अम्मार साहिबा, फरमाइएगा, प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑस्टेरिटी कमेटी कायम कर दी है कि इसके ऊपर काम किया जा सके। अब ये जो मामला है, जितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया कि जी ये कुछ होने वाला है। इस पर इमरान खान साहब सिर्फ एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि महंगाई का तूफान आने वाला है। इमरान खान साहब के पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप IMF के पास नहीं जाते तो फिर आपने किधर जाना है? कोई ऑप्शन है उनके पास? देखिए, इमरान खान साहब वही कर रहे हैं जो ओपोजिशन करती है, और वो जिस वक्त पहले भी ओपोजिशन में थे उस वक्त भी बहुत ज्यादा दावे करते थे। तब वो हमें बताते थे कि मैं मेट्रो जो है वो 30 अरब में बना दूंगा, फिर 100 अरब में जाके KPK में बनाई, मैं पेट्रोल इससे भी कम कीमत पे आपके खिलाफ को दिखाऊंगा, मैं महंगाई कम करूंगा, 4% से महंगाई 13% के ऊपर जाके पहुंचा दी। डॉलर, वो कहते थे कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इससे समझ जाए कि हुक्मरान अपनी करप्शन को छुपा रहा होता है, और डॉलर की कीमत उन 118 से उन्होंने 189 के ऊपर जाके पहुंचा दी।
तो वो तो दावे करेंगे क्योंकि जाहिर उनकी सियासत ही प्रोपेगेंडे के ऊपर मबनी है, लेकिन हमें कुछ रियलिटी अपनी इकोनॉमी की अब समझनी होगी। देखिए, जो भी इदारा आपको कर्ज देता है उसने मेक श्योर करना था कि वो वापस भी ले। वो आपको इसलिए नहीं देता कि आप उसको खर्च कर दें। आपकी आमदन हो 700 अरब और आप जाके खर्च आपका हो 1000 अरब, तो वो 300 अरब जो है वो आप कर्जे ले लेके मुल्क को चलाते रहे, तो वो आपको फिर कुछ तरीके बताएंगे कि यहाँ से आप अपनी जो है इनकम को अब बढ़ाएं। ये नहीं हो सकता कि आपका सर्कुलर डेट जो वो इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आप बाहर से बिजली जो महंगी लें। महंगे फर्नेस ऑयल पे इमरान खान साहब बिजली लेते रहे, 50 रुपए पर यूनिट बिजली बनती थी और वो देती सस्ते थे, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट आपका बढ़ता गया। गैस आप बाहर से महंगी खरीद रहे हैं, आप लाके लोगों को सस्ती दे रहे हैं, तो ये IMF इसकी फिर आपको इजाजत नहीं देता। फिर वो आपको कहता है कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं। आप सस्ता लाके कैसे, आप महंगा लाके लोगों को सस्ता कैसे दे सकते हैं? महंगी बिजली बना के लोगों को सस्ती कैसे दे सकते हैं? महंगी गैस लाके लोगों को सस्ती कैसे दे सकते हैं? अगर एक प्रोडो वाले को भी आप वही सब्सिडीज देंगे जो आप गरीब को दे रहे हैं, तो ये तो फिर कोई जो है ना इदारा आपको इजाजत नहीं देता है। ठीक है, हमें अपने मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स करने होंगे। इसके लिए जरूरी है कि सियासी जमातें आके मिल बैठे। ये बार बार जो मिसाके मेशत की बात होती है वो इसीलिए होती है कि बहुत सी जो चीजें हैं अगर हुकूमत करना चाहेगी तो ओपोजिशन उनकी टांग खींचना शुरू कर देते। अगर ये सारी सियासी जमातें एक पेज के ऊपर होंगी तो जो मुश्किल फैसले हुकूमत ने लेने हैं इकोनॉमी को ठीक करने में, उसमें सबकी सपोर्ट शामिल होगी। हम अभी तक स्टील मिल की निजकारी नहीं कर पाते क्योंकि उसके ऊपर सियासत शुरू कर दी जाती, और वो एक जो हाथी बना हुआ है सोने का पाकिस्तान के लिए, कितनी वो मुश्किलात पैदा कर रहा पाकिस्तान के लिए। लेकिन नहीं, चूंकि हमने सियासत खेलना है और वो सियासत खेली जाती है। IMF आपके साथ इतनी नरमी नहीं दिखाएगा, इस बात को अब अंडरस्टैंड करें। आगे जाके महंगाई बढ़ेगी, लेकिन IMF के प्रोग्राम में जाना बहुत जरूरी है। हम बार बार कह रहे थे कि जी, हमें कहा जा रहा था कि सऊदी अरब की इमदाद आ रही है, चाइना से आ रही है, UAE से आ रही है, कहीं से कर्ज नहीं आया आपको, सिर्फ उन्होंने रोल ओवर किया। लेकिन जो पैसे उन्होंने देने वो IMF के साथ मशरूत कर दिए। वर्ल्ड बैंक ने जो आपको कर्जा देना था वो भी आपका जो है वो अभी डिले उसमें आ गया है। तो उसके लिए जरूरी कि IMF के पास जाएं। और अब ये जो हुकूमत ने जो काम लेट कर रहे हैं, देखें आपने एक्सचेंज रेट को और बैंक के जो रेट हैं डॉलर के, इनको अब आप कहीं ना कहीं उसके लिए कोई पॉलिसी बनाएं, वरना आपके रेमिटेंस जो है वो इस महीने 2 अरब डॉलर आए हैं, यानी कि वो कम हुए हैं। लास्ट ईयर वो 4 अरब डॉलर थे, क्योंकि जिसको 270 रुपए बाहर डॉलर मिल रहा है वो बैंक से 227 रुपए का डॉलर क्यों लेगा? रिफॉर्म्स करें, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि सियासी जमातें अब मिल बैठे और आवाम को तैयार करें कि मुश्किलात आएंगे, लेकिन उसके बाद ही आगे फायदा है। वक्ती फायदों से प्लीज अब निकलने की कोशिश जो है ना, बाहर निकलने की कोशिश करें। आपने सफेद हाथियों की बात की, आपने एक्सचेंज रेट के हवाले से बात की, जो IMF की कहते हैं सबसे बड़ी शर्त यही है कि एक्सचेंज रेट को आपने एक करना है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आते हैं जनाब, ये फरमाइएगा कि जो IMF प्रोग्राम के अंदर डिले आया है, जिस तरह से मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि ये नवंबर से मामलात चल रहे थे, IMF किस बात पे नाला है? क्या कोई साबिक हुकूमत ने वायलेशंस की हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस की जिसके ऊपर लास्ट ट्रांच रिलीज हुई थी, उसकी वजह से आज हमें ये कुछ फेस करना पड़ रहा है? यकीनन पहले तो आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर ने इस पर बहुत डिले किया कि IMF के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसमें फिर उसके बाद जो उसकी रिपरकशन आई उन्हें चेंज किया गया। अब ये जो था कि इन द मिडल ऑफ द IMF डील आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं महीने बाद जा रहा हूँ लेकिन मैं फ्रीज़ कर देता हूँ, और बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें इनकी फ्रीज़ कर देता हूँ, और लोगों को इस पर जो इम्पेक्ट आएगा, जो आप महंगी चीज़ ख़रीद रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से और लोगों को सस्ती दे रहे हैं, तो वो सारा बोझ जो है अगली गवर्नमेंट को मुंतकिल होगा। तो मेरा इसमें सवाल ये है कि देखें, हमसे ज़्यादा बड़े साइज़ की दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन इकॉनमीज़ जापान, जर्मनी और अमेरिका, क्या वो उन्होंने इस जो इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल लिया उसको अपने लोगों के लिए सस्ता करके बेचा? अगर उन मुल्कों में वो जो रेट है एनर्जी सेक्टर का वो वही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट का है पर बैरल, तो हमने ये क्यों किया? ये एक ऐसा खुद को हमला था हमारी इकॉनमी का कि जिससे जो पॉलिटिकल माइलेज तो हासिल होगी एक सियासी फरीक को कुछ वक्त के लिए, लेकिन हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा वो चैलेंज था। अब ये है कि हमें इस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से बाहर निकल के वो फैसले करने पड़ेंगे जो देरपा होंगे। जो आपका सवाल है कि आवाम को कैसे IMF की जो डील है उसके बाद मुश्किलात आएंगी उनसे बचाया जा सकता है, वो ऐसे बचाया जा सकता है
कि जो अवाम नहीं है, जो खवास हैं, उनके लिए वो सख्त हो मुश्किल, वो उसकी डील की रिपरकशंस अवाम के लिए सख्त नहीं। वो डील कैसे उनके लिए सख्त हो सकती है कि आप इस मुल्क में प्लाट कल्चर ख़त्म करें। आज डॉन की स्टोरी मैं आपको बताऊं कि डॉन अखबार के अंदर है कि लाहौर जिम खाना जो है 1200 के करीब कनाल का किराया 5000 रुपये एनुअल किराया दे रहा है, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इसको हम रेंट भी नहीं कर रहे। इस्लामाबाद क्लब का मेंबर जो है वो 6000 रुपये माहाना फीस देता है, जो यहाँ स्कूलों में की भी फीस नहीं है। जो सबसे दुनिया की सस्ती तरीन गोल्फ है वो इन जगह खिलाए, तो अमीर आदमी की गोल्फ सस्ती नहीं हुई। फेडरल सेक्रेटरी को, जज को, जर्नैल को फ्री प्लाट हम दे रहे हैं, और प्लाट और अलाट और ये कल्चर जो आज कमेटी बनी है कि हम अखराजात कम करेंगे। ये दुनिया का कौन सा मुल्क है कि एक ही काम के लिए 3 इदारे हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, एमरजेंसी की रिलीफ की अथॉरिटी भी है, एरा भी है, पैरा भी है। एक काम के लिए साथ साथ हमने इदारे रखे हुए हैं। और अब आप देखें कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट, सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तहकीक हो रही है। उसके साथ हमने खातमुल नबीन अथॉरिटी, उसके साथ हमने सीरत चेयर्स भी कायम कर दी हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में जो 100-200 यूनिवर्सिटी हैं वहाँ कोई इल्मी काम नहीं हो रहा। तो ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। हम पैरेलल अथॉरिटीज़ और पैरेलल डिपार्टमेंट बनाते चले जा रहे हैं। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो क्यों कम है? कल से ही वो ज़्यादा हो सकता है अगर मंडे से ये कर दिया जाए कि एक प्लाट के ऊपर कोई टैक्स नहीं। जिस आदमी के पास एक से ज़्यादा प्लाट है, यूके में, अमेरिका में, जब आप सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, घर लेते हैं, तो आपके ऊपर टैक्स की शरह होती है। ये वाहिद मुल्क है जहां लोगों ने 70 फाइलें रखी हुई हैं और 70 रुपये टैक्स नहीं है, जहां लोग फार्म हाउसेज के अंदर रह रहे हैं, जहां लोग महंगी तरीन शादियां कर रहे हैं जिनके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती हैं। तो जब तक इशराफिया की आप बेल्ट टाइट नहीं करेंगे तब तक आपकी टैक्स रेशो बढ़ेगी। वो जो बासर लोग कमजोर रियासतें वो हैं जो ताकतवर लोगों से टैक्स ना वसूल कर सकते। आप डॉक्टर साहब हम आज इसीलिए कमजोर हैं कि हम ताकतवर लोगों से टैक्स नहीं ले सकते। उनके असासे पूछने पे साफियों को हथकड़ी लग जाती है और वो रात की तारीकी में उठाए जाते हैं, ऐसे ही उठाए जाते हैं जैसे माजी में उठाए जाते हैं। तो इस निज़ाम में जब ताकतवर आदमी से उसके असासों का हिसाब नहीं ले सकते, आप उस पर टैक्स नाफिज नहीं कर सकते, तो फिर ये झोली फैलाते हैं आप IMF के सामने और अपने दोस्त मुल्कों के सामने, क्योंकि आप अमीर जो अशराफी है उसकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करना चाहते, आप गरीब पे मज़ीद टैक्सों का बोझ लादना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया और आपके जज्बात भी किरण पहुंच चुके हैं। जनाब, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो भी नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। आगा साहब आपकी जानिब आते हैं। जनाब, इस वक्त माशी सूरत हाल तो सबके सामने ही है, तो फिर इसका मतलब है कि जो गरीब आवाम है उसे टारगेटेड सब्सिडी हुकूमत को देनी पड़ेगी और फिर इसके साथ साथ मिनी बजट भी लाना पड़ेगा, तब जाके ये मामला जो है IMF के साथ सेट होंगे। देखिए, बात यह है कि अभी बात हुई कि एक पराडो चलाने वाला वो उसको अपना सब्सिडी दी जा रही थी जो एक गरीब आदमी को भी दी जा रही थी। इसको अब रिवर्स ले लें। जब पेट्रोल अगर खुदा ना खास्ता 437 रुपये पर लीटर हो जाएगा तो फिर वो पराडो वाले पे भी होगा और वो गरीब आदमी पे भी होगा। उसका क्या करेंगे आप? देखिए, जो मैं इसमें ये चीज़ें हैं बहुत सख्त। किसी भी ऑस्टेरिटी कैंपेन में 1992 से कवरात करता आ रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा ऑस्टेरिटी कैंपेन से? कितने पैसे बचा लेंगे आप? ऑक्सफॉर्म की एक रिपोर्ट है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। मुझे नहीं पता था मलक साहब उतने गुस्से में बैठे हुए हैं कि उन्होंने सब कुछ कह दिया। आप जरा ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट पढ़ लें, 16 जनवरी को रिलीज हुई है वहां पे डेवोस में। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। हम तमाम रियासतें अमीर के लिए काम कर रही हैं, सिर्फ अमीर को अमीर बनाने के लिए। भूल जाते हैं हम गरीब को क्या हालत है। ऑस्टेरिटी कैंपेन से कितने पैसे बचा लेंगे? लेकिन कभी आपने अपना वो V8 वाले को रोके पूछे कि भाई तुम्हारे घर में 4 V8 खड़ी हैं, टैक्स कितना दिया था? किए हमने पूछ लिए। अगर हमने पूछा होता तो जनाब दुनिया में जो V8 गाड़ी है ना उसके ऊपर 300 गुना टैक्स होता है। जब आप क्रॉस करते हैं 2500 अपना सीसी, यहां पर तो बच्चा 2500 सीसी लेके फिर रहा है। पैसे आपने
इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठे करने, बिजली बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो। डायरेक्ट टैक्स से क्यों नहीं इकट्ठे करते? डर लगता है, क्योंकि टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पे आपको अमीर पे हाथ डालना पड़ेगा। जिससे इन्होंने बात की है, रिसेंटली केस पड़ा हुआ है हाईकोर्ट, अपना इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। उस केस में लिखा हुआ है कि एक एक फर्द के पास 120 फाइल्स हैं प्लॉट्स की। उस पर हाथ डाले ना जरा, ठीक, गरीब की गर्दनी नजर आ रही है। लेकिन ये सारी बातें एकेडमिक है, इस वक्त हमारे पास एक टाइम नहीं है बातें करने का। हमें इस मुल्क का सर्वाइवल चाहिए और उसके लिए हमें IMF के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमें क्या इस दफा IMF के 9th दफा जाने के बाद, जब 10th दफा जाने के दरमियान जो हमें अल्लाह ताला एक स्पेस देगा, उसमें हम अमीर पे हाथ डालेंगे? हम सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, जो एक अपना लोग सोच रहे हैं कि ये सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, अभी तक हमने सर्वाइवल ऑफ द पूरेस्ट पढ़ा था। लेकिन इन पिछले 20 सालों में रियासतों ने रिचेस्ट बनाए हैं और इतने ज्यादा बड़े कर दिए हैं कि वो रियासतों के ऊपर हावी हो चुके हैं और रियासतों की हिम्मत नहीं आ रही है कि उनके ऊपर टैक्सेशन लगाएं। 2% टैक्स है अमीर के ऊपर, सिर्फ 2%। 5% किया, तकलीफ हो गई है। सर मैं बाहर भी पढ़ाता रहा हूं, 26% टैक्स था जब जहां मैं पढ़ाता था, 26%। ठीक है, हर आदमी पे जो कमाता था। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जनाब। और आप ये कह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है इसके अंदर तो फिर ये खामियां जो हैं वो सामने आती हैं। आजम चौधरी साहब, इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, मुर्जा सोलंकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा। 2010 में 18वीं तरमीम आई और उसके नतीजे में बहुत सारी वजारतें और महकमे सूबों को दिए गए, लेकिन आपने देखा कि उसके फौरन बाद कोई 15 के करीब वजारतें और डिवीजन्स जो सूबों को मुंतकिल की गई थी वो नए नामों के साथ वफाक में लाई गई। तो बजाय खर्चा कम होने के, खर्चा आपने बढ़ा दिया। इसलिए वजारतें वो नए नामों से बनाई, क्योंकि हर जो ब्यूरोक्रेट है वो फेडरल सेक्रेटरी बनना चाहता है और हर सेनेटर और कौमी असम्बली का मेंबर अपने गाड़ी पर एक डंडा और उसके ऊपर झंडा चाहता है। तो ये जो मामलात हैं कि किस तरीके से 18वीं तरमीम को उन्होंने नाकाम बनाया, जिसकी वजह से बजाय आपके खर्चे कम होने के आपके खर्चे बढ़ गए। ये देखिए, सोलंकी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया और मेरे ज़हन में आया, देखें इस मुल्क में सकाफत की अलहदा मिनिस्ट्री है, कौमी विरसे की अलहदा है, और फिर सूबाई हमांगी की, सूबाई राब्ते की अलहदा मिनिस्ट्री है। तो वो ऐसे नाम हैं कि जो डॉक्टर साहब मान लिया गया, अब स्मार्ट वर्क की जरूरत है, अब हम इस तरह से डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। जनाब आजम चौधरी साहब, जनाब यहाँ पे अमीर वर्सेस गरीब के हवाले से बात हुई, टैक्सेशन के हवाले से बात हुई, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के हवाले से बात हुई, कुछ रियलिटीज को भी लेकर बात की गई है। लेकिन क्या ये भी चैलेंजिंग नहीं होगा कि अगर बहुत ज्यादा टैक्सेस जो हैं उनके ऊपर लगा दिए जाएं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जहां जो पैसा बनाकर एक इकोनॉमी को चलाते हैं, फिर वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, दूसरे ममालिक जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वहां पे वो जा सकते हैं। ये भी एक हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। दूसरी तौर पे ये फरमाइएगा कि अब हमें बतौर रियासत, बतौर हुकूमत क्या कुछ करने की जरूरत है कि इस 9th रिव्यू के बाद जब 10th की बारी आए तो काफी हालात बेहतर हो सकें, जिसकी तरफ इशारा किया आगा साहब ने। जी असर, हमें इस वक्त ना बाइफरकेट करने की ज़रूरत है। देखें कि कौन से ऐसे तबके हैं जो मुल्क की इकोनॉमी को उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, उसको स्टेबल करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और कौन से ऐसे तबके हैं जो सिर्फ मुल्क के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं। एक तो इसको थोड़ा सा हमें क्लियर करने की ज़रूरत है। देखिए इस वक्त IMF का फंदा हमारे गले के अंदर है, जिसे हम उतार भी नहीं पा रहे। हमें IMF में जाना भी हमारे लिए उतना ही खतरनाक है, ना जाना उससे ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा हमारी मजबूरी IMF में जाना है। अगर बाकी मुल्कों से हमें कोई कर्ज या इमदाद लेनी है तो वो IMF के साथ मशरूत है। जिस तरह ये 4 दिन पहले सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि तमाम कर्जे और इमदाद IMF के अप्रूवल से मशरूत कर दिया गया है। देखिए अब हम आते हैं इसके हल की तरफ। हमारे पास हल क्या है? हमारे पास सिर्फ एक हल है, वो ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को सपोर्ट करके उनको जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा किया जाए और खुराक की किल्लत से भी बचा जाए। और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा। अपनी इंडस्ट्री को तरजीही बुनियादों पे आपको बिजली और गैस फराहम करनी पड़ेगी। टैक्सेशन में उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, राहत देनी पड़ेगी,
ताकि आपकी प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपके पास डॉलर आएगा। वरना इस वक्त सूरत हाल ये है जिसपे शनीला साहबा ने और बाकी मेरे साथियों ने बड़ा खूबसूरती से जिक्र किया, जो एक्सचेंज रेट का भी इशू है कि डॉलर पाकिस्तान से मुसलसल ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान से मुसलसल स्मगल हो रहा है। और मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में भी आपने देखा है कि बैंकों ने और चंद मनी चेंजर ने उस वक्त मनमानी की। आज इसहाक डार साहब के दौर में भी कुछ बैंक्स और वो मनी चेंजर है वो मनमानी कर रहे हैं। आपको इंटरचेंज रेट बताया जाता है 228 रुपए, मार्केट में रेट है 300 रुपए डॉलर का। सही। आप क्रेडिट कार्ड पे यूज करते हैं, फॉरेन करेंसी में आप उसमें पेमेंट करते हैं, वो भी आपको कमर्शियल रेट 300 रुपए बैंक चार्ज करते पे। यहाँ पे गवर्नेंस भी आ जाती है। एक तो गवर्नेंस यहाँ पे मजबूत और करने की जरूरत है, दूसरा आईएमएफ की शरायत बड़ी कड़ी है। आप देखें आईएमएफ कह रहा है कि डॉलर को फ्री इकोनॉमी में लेके जाए। आप डॉलर को फ्री इकोनॉमी में फेंकते हैं, डॉलर का रेट आपको 300 रुपए मिलेगा, अचानक महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जो हमसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा। लिहाजा आईएमएफ में जाने से पहले आपको ये गवर्नेंस के इश्यूज जो है ना इसको सेटल करना पड़ेगा, डॉलर का इशू जो है ना उसको आपको बेहतर करना पड़ेगा, बैंकों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको हंगामी बुनियादों पर अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि उनको एनर्जी क्राइसिस का सामना ना पड़े, उनको बिला जवाज टैक्सेशन से बचाएं ताकि वो प्रोडक्शन बढ़ाएं और मुल्क में कुछ ज़रा मुबादला आए। जी, आप कह रहे हैं कि जो भी हल है उससे काबिल अमल होना चाहिए और यकीनन इस पॉइंट के साथ दिलचस्प गुफ्तगू है, लेकिन मुझे यहीं पे प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ रहा है जनाब। मुझे शुक्रिया अदा करना है तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का जनाब, और मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आज़म साहब, शनीला मार साहिबा, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब और आगा इकरार हारून साहब। जनाब प्रोग्राम बाखबर से यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।